प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय प्रजाम कुशीनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय आपका है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन या लेखन तथा संख्या पुरुष संबोधों या क्षमताओं का विकास। हमारा 6वां अध्याय है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप से पढ़ना। आइए इसमें जानते हैं थोड़ा। वर्णमाला के शब्द लिखने की प्रणाली है। ठीक है, वर्णमाला शब्द लिखने की प्रणाली है। भाषा एवं लिपि अभिव्यक्ति के दो प्रमुख साधन हैं। कौन कौन से? भाषा और लिपि। भाषा केवल उच्चारण के माध्यम से विकास पाती है और उच्चारण में भिन्नता होने पर बदल जाती है। लिपि विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। इन लिपियों के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। आपको ये अच्छे से बताया गया था कि चित्रलिपि किसे कहते हैं, प्रतीक लिपि किसे कहते हैं, भाव लिपि किसे कहते हैं और ध्वनि लिपि कैसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है देवनागरी लिपि। आइए थोड़ा सा देवनागरी लिपि के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं, थोड़ा सा देवनागरी लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि का उद्भव व प्रचलन का प्रमाण ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से मिलता है। इनकी लिपि ब्राह्मी है, यानी कहा जाता है कि सभी लिपियों का विकास जो है का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ईसा पूर्व 350 के बाद ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ अस्तित्व में आईं, एक उत्तर शैली और दूसरा दक्षिण शैली। उत्तर शैली प्रचार एवं विकास उत्तर भाषा में तथा दक्षिण शैली का प्रचार एवं विकास दक्षिण भारत में हुआ। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है, यानी इसका विवाद में है, जिसका जो नामकरण कई लोगों ने कई तरह से किया है। जैसे ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इनका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और वह बन क्या गया? देवनागरी। ठीक है, अब आपका देवनागरी लिपि का महत्व। देवनागरी लिपि का क्या महत्व है? देवनागरी लिपि आज संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित कर सकने की शक्ति और क्षमता है। इस लिपि में जो लिखा जाता है उसका उच्चारण बिल्कुल वही किया जाता है। ये बात आपको बहुत पहले से बताई गई है कि सबसे प्रमुख विशेषता हमारी देवनागरी लिपि की क्या है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, वही पढ़ा जाता है। जबकि संसार की किसी अन्य लिपि में यह गुण नहीं मिलता, यानी यह जो गुण है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, यह गुण सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि में पाया जाता है, संसार के किसी अन्य लिपि में नहीं पाया जाता है। शुद्ध रूप में पढ़ना। किसी भी भाषा को सीखने का प्रथम सोपान उसकी मौखिक भाषा है, यानी किसी भी भाषा को सीखने का पहला सोपान उसका क्या है? मौखिक भाषा है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में मौखिक भाषा व बोलचाल का विशेष महत्व है। मौखिक भाषा विकास के लिए सर्वप्रथम शिक्षक का बच्चों से जुड़ाव विशेष रूप से आवश्यक है। शिक्षक बच्चों को बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर को क्या कराए? उपलब्ध कराए। इसमें क्या हो सकता है कि अवसर उपलब्ध कराने से बच्चे शिक्षक को बोलने से अधिक अवसर बच्चे जोर जोर से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए कहानी कविता के माध्यम से बच्चों से बातचीत करके उनके शब्द भंडार को बढ़ाना चाहिए। उनसे इस तरह के प्रश्नों को पूछना चाहिए कि बच्चों के अंदर से झिझक क्या हो, दूर हो और वह स्वतंत्र होकर अपनी बात को कहने के लिए उन्हें हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे ये भी हो सकता है कि चित्रों की सहायता से अक्षरों की पहचान करने में बच्चों की रुचि के साथ सिखाना चाहिए। अक्षरों की पहचान के साथ साथ शुद्ध उच्चारण करने का भी अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, अगला है मात्रा पठन। जब बच्चा अक्षर को पहचान कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने लगे तब बच्चे को मात्रा का बोध कराया जाए। कक्षा में बच्चों को मात्रा सिखाते समय
श्यामपट्ट पर अ से अ तक के अक्षर क्रमानुसार एक पंक्ति में लिखकर अक्षरों की मात्रा लगाएं। शिक्षक प्रत्येक अक्षर की मात्रा को ह्रस्व या दीर्घ में उच्चारण के साथ पढ़े। यानी सबसे पहले क्या है कि शिक्षक को अ से अ तक के जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, उनको वह क्या करे, ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पर लिख दे और उनके नीचे उनकी मात्राओं को लगा दे। ठीक, अब उसका जो ह्रस्व है उसका ह्रस्व में उच्चारण, जो दीर्घ है उसका दीर्घ के जैसा उच्चारण करके बच्चों को बताए और उनसे भी उसके बाद उनसे उसका अभ्यास कराए, उच्चारण कराए। उन्हें बारी बारी से हर एक बच्चे को बुला बुला कर उसके मात्रा को पढ़वाया जाए, उसे दोहरवाया जाए। ठीक है, और जैसे ये कह दीजिए कि अ अक्षर से कौन कौन से शब्द, तो जैसे हम उन्हें सिखाएं कि क धन ल बराबर कल, यानी इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, अ है। ठीक उसी प्रकार जैसे आ आए तो क्या कहें, का धन र, यानी क धन आ धन र, यानी इसमें क्या है, आ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, का र कार। ठीक, यानी इस प्रकार उन्हें शब्दों के माध्यम से सभी मात्राओं का उच्चारण और उन्हें उनका ज्ञान करना सिखाए। इससे वो क्या है कि वर्डों का शुद्ध उच्चारण करने के साथ साथ वो उसको पढ़ भी सकेंगे और उन्हें मात्राओं का भी ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाएगा। और जब बच्चे मात्राओं का ज्ञान कर लेंगे और वह पूर्ण रूप से उच्चारण करने लगेंगे तो उनके उच्चारण में कभी अशुद्धियाँ नहीं आएंगी। ठीक है, थैंक यू।